Hello, dear friends, ladies and gentlemen. Good evening to you all. Let me allow to continue the discussion. The final part. I would like to say you that the final part of our discussion, particularly on the ED. Now today, पिछले वीडियो में during our last meeting, I was talking about the different powers given by the different act to the enforcement directorate, and during that discussion, I explained in detail regarding the different provisions like section 5, section 6, section 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 50 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Now let me allow to discuss on action, different action against different persons and bodies by the ED across the country and particular state of Chhattisgarh also. चलिए आज अपन उसके बारे में बात करें कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसने मैंने तो पहले ही कहा था कि ये आप जिस दिन भी आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं आपको ईडी से संबंधित कोई ना कोई समाचार मिलता है कि ईडी ने आज इस पर कार्रवाई की, ईडी ने आज उस पर कार्रवाई की, ईडी ने आज इसकी संपत्ति को अटैच किया, ईडी ने आज उसे गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से प्रश्न उठता है कि ईडी आखिर है क्या, इसको क्या कार्रवाई करने का क्या अधिकार है और इसकी कार्रवाई के क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। हमने इस पर लगभग चर्चा कर ली है। अभी अपन जो इस चर्चा को जो अंतिम चर्चा के रूप में आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईडी ने प्रमुख रूप से पूरे देश में किन किन विशिष्ट प्रकार के मामलों पर कार्रवाई की है। और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट का हूँ तो मैं थोड़ी सी चर्चा छत्तीसगढ़ में भी करूँगा, लेकिन पहले हम देखें कि ईडी ने कुछ बड़े मामलों पर क्या कार्रवाई की है। तो सबसे पहला जो मामला है सर, आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम केस, एक बड़ा स्कैम था और इस स्कैम पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। दूसरा आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, इसके ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई की थी और इसके ऊपर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। एक नीरव मोदी का केस था, है ना, इस पर भी इसी धाराओं के अंतर्गत ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की थी और ये दोनों के चर्चे काफी लंबे समय तक समाचार पत्रों में होते रहे हैं, है ना। उसके बाद सर एक मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग FX केस ऑफ गुवाहाटी, एक बड़ा मशहूर मामला था असम राज्य का। इसके अंतर्गत 72 बैंक अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया था। इतना बड़ा स्कैम था कि 72 बैंक अकाउंट के थ्रू इसमें जालसाजी की गई थी और इसे नाम दिया गया ट्रेडिंग FX केस ऑफ गुवाहाटी। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, इस पे ईडी ने कार्रवाई की थी। इसके बाद आपको एक नाम बताऊंगा साहब, दिल्ली लीकर स्कीम। ये बार बार समाचार पत्रों में आया है। सरकार को इसने एक प्रकार से सरकार की गद्दी हिला दी थी और इसमें सरकार को कहते हैं 2026 करोड़ के नुकसान उठाना पड़ा था। The government had to face the loss of 2026 crore due to case of दिल्ली लीकर स्कीम। ये हुआ था, एक बड़ा मामला था। एक पटना रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल केस हुआ था। मैंने रेलवे जो ट्रिब्यूनल था उसमें जो क्लेम के केसेस लाए जाते थे उसमें एक बड़ा स्कैम हुआ था और उसमें ईडी ने 24 इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच किया था, जो इस ट्रिब्यूनल क्लेम केस से के माध्यम से जो घपले करके घोटाले करके जो पैसे कमाए गए थे उस पैसे को सीज किया था, बैंक अकाउंट को सीज किया था और 34 जो संपत्तियां खरीदी गई थी, एक्वायर की गई थी, है ना, उससे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी ने उसको अटैच किया था। उसके बाद आप देखेंगे सर एक काराकोनम मेडिकल कॉलेज केस था, डोनेशन केस था ये। इसमें एक बिशप थे, ए धर्मराज रसालम केस कहा गया इसे, इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा केस था, चर्चित केस था साउथ इंडिया का।
उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, अभिषेक प्रकाश आईएएस। इनके खिलाफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट केस के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई है। इस पर भी ईडी ने ही कार्रवाई की, ईडी ही सक्रिय रही है। अभी हाल में आपने नेशनल हेराल्ड केस सुना होगा, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी है ना, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को इस मामले में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ चार्जशीट लाई गई है। एक क्लासरूम घोटाला हुआ था दिल्ली में, इसमें कहते हैं कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था, 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी गई थी। ईडी ने इस पर भी कार्रवाई की है और इसके लिए ईडी को 37 स्थानों पर छापा मारना पड़ा था। ये मैंने कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये इतनी सारी कार्रवाइयाँ जो मेरी जानकारी में है, जिसको मैंने नोट करके रखा था आपको बताने के लिए, ये कार्रवाइयाँ ईडी के द्वारा की गई है। अब अपन थोड़ा सा लौट के आए छत्तीसगढ़ स्टेट की ओर। अभी आप बार बार सुनते होंगे महादेव सट्टा ऐप। इसको 3 लोगों ने मिलकर के महादेव गेमिंग ऐप को शुरू किया था। बाद में इसे बड़े बड़े लोग जुड़ते गए और इसके बाद एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल बना। इस स्कैंडल ने पूरे स्टेट पर हलचल मचा दी, है ना, और इसे बड़े बड़े लोगों का नाम आया। अभी इस ईडी इसकी जांच में कर रही है, इसकी चार्जशीट भी दाखिल हो रही है। कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोग से पूछताछ जारी है। तो ये बहुत बड़ा केस है जिसको ईडी हैंडल कर रही है। उसके अलावा आपने एक लीकर स्कैम सुना होगा, शराब घोटाला का। नकली होलोग्राम लगा करके जो शराब बेची गई है ना, सरकारी शराब दुकानों के द्वारा, है ना, इसमें एक पूर्व आबकारी मंत्री जो थे पूर्व सरकार के, वो भी गिरफ्त में आए हैं। अनेक लोग, उसमें एक आईएएस अफसर का भी नाम आया हुआ है। कई उसमें व्यापारी उसकी चपेट में आए हैं। इन सब के खिलाफ ईडी ने अभी हाल में चार्जशीट पेश किया है। ये ईडी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ स्टेट में हुई, है ना। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का मामला है। इसमें भी आपने सुना होगा कि एक पूर्व कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई, एक और प्रशासनिक स्तर के एक महिला अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। वो अभी तक के उनकी जमानत नहीं हुई है और वो लोग अभी तक के जेल में हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने छत्तीसगढ़ में की। एक कस्टम मिलिंग केस है, इसमें आज ही के न्यूज़पेपर में छपा है। कस्टम मिलिंग केस के सिलसिले में भी एक पूर्व आईएएस अफसर के ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी बहुत सारे लोग के ऊपर कार्रवाई होनी शेष है, ऐसा ईडी का दावा है। तो इस प्रकार से ईडी ने निश्चित रूप से जितने आर्थिक अपराध हुए हैं या आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक तगड़ी मुहिम पूरे देश में चालू की है और इस मुहिम का एक परिणाम आगे चल करके एक अच्छे स्वरूप में हमारे सामने आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। एक बड़ी बात जो हालांकि हमारे चर्चा का मूल विषय नहीं है, लेकिन चूंकि इस पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं उस पर आपको भी जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि जो सरकार केंद्र में है, चूंकि केंद्र सरकार के नियंत्रण की एजेंसी है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इट इज़ नॉट ए स्टेट एजेंसी, इट इज एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फ्रिक्वेंटली इट इज सेड, अक्सर ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इशारे पर ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो विपक्षी सरकारों को, या जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है या जो विपक्षी नेता हैं उनको परेशान करने के लिए, उन पर दबाव, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ईडी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई करवाती है। ये आरोप अक्सर ईडी के ऊपर और सीबीआई के ऊपर लगाया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में हमें चर्चा करने का ना तो कोई औचित्य है और ना ही हमारे रुचि का विषय है। लेकिन इस प्रकार की बातें जो हैं वो अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक ईडी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार कराया जा रहा है ताकि सरकार जो है विपक्ष का मनोबल तोड़ सके। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, मैंने इसीलिए कहा कि हमारे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि इस प्रकार की बातें होती है इसलिए मैंने उसको आपकी जानकारी में लाया है। अब एक बात और भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईडी की कार्रवाई से समाज का एक बड़ा वर्ग जो ऐसे घोटालों को पसंद नहीं करता वो चकित है कि कितने बड़े बड़े उच्च अधिकारी, नेता और बड़े बड़े व्यापारी
जिनके ऊपर आम नागरिक का एक बहुत बड़ा भरोसा होता है, ऐसे लोग किस प्रकार से घोटाले में, किस प्रकार से आर्थिक अपराधों में गले तक डूबे हुए हैं, ये हैरान कर देने वाली बात ईडी ने एक आम जनता के समक्ष लाया है। इसके अलावा चूंकि ईडी की कार्यवाही की आलोचना भी होती है, जिसमें नहीं बताया, तो उस पर माननीय उच्च न्यायालयों ने और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार ईडी को कुछ मामलों में फटकार लगाई है। देखिए, अपन इसको शुरू करें तो मदनलाल भाटिया, विजय मदनलाल भाटिया के मामले से अपन देखें तो विजय मदनलाल भाटिया के मामले में जस्टिस खानविलकर साहब ने एक याचिका की सुनवाई की जो ईडी के खिलाफ थी। उसमें याचिकाकर्ता कहना था कि ईडी जो है वो मनमाना काम कर रही है, ईडी को जो अधिकार भी दिए गए हैं वो मनमाने अधिकार हैं, उसे तो पुलिस से ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, है ना, खास करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत। तो सारे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो थी उस याचिका पर विचार करते हुए लगभग कहा कि जो भी अधिकार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी को दिए गए हैं वो वाजिब हैं, और इस प्रकार के टू कम्बैट अगेंस्ट द इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक स्कैम, इट इज वेरी इट इज जस्टिफाइड whatever the powers are given to the ED under different laws। तो एक प्रकार से ईडी को जो अधिकार मिले हुए, ईडी जो कार्यवाही कर रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल भाटिया के मामले में उस पर एक प्रकार से अपनी मुहर लगा दी। लेकिन एक मामला जो हुआ था तरसेम लाल वर्सेस ईडी का मामला, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का मत था कि प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जिस प्रकार उसने कहा कि जब स्पेशल कोर्ट, ईडी का जो स्पेशल कोर्ट है, ईडी के स्पेशल कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो फिर उसको गिरफ्तार करने का, ईडी को के द्वारा उसको गिरफ्तार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि कोर्ट अपना काम शुरू कर चुकी है ना? तो ये बातें इन दो मामलों में कही गई। उसके अलावा कुछ मामले इस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। एक तो एक अवैध रेत खनन का मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, है ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक इलीगल सैंड एक्सक्वेशन का जो मामला था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस ईडी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पर ईडी ने धारा 50 के अंतर्गत कोई संबंध जारी किया है तो ऐसे संबंध का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी ईडी के कार्यों पर एक बार फिर से मुहर लगी थी, है ना। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अपने डिसीजन में कहा था कि ईडी सीमाओं को लांघ रही है, सीमा को लांघ करके काम कर रही है, और उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला एक डेवलपर और उसके क्लाइंट के बीच का था। इस मामले में ईडी ने एक मुकदमा कायम किया था और उस मुकदमे के अगेंस्ट में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि क्रॉस होल्डिंग के मार्फत से, थ्रू द क्रॉस होल्डिंग, डेवलपर और क्लाइंट को अपने मामले सेटल करने का अधिकार है ना, और वो जो भी एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट से कोई ऑफेंस नहीं बनता है, उसमें ईडी को इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और बंबई में विकास इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर उस ईडी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और ईडी को स्पष्ट कहा गया कि वो कानून की सीमा में रह करके काम करे, उस सीमा को लांघने की कोशिश न करे। इसी प्रकार से एक और भी मामला था, इसमें एक महिला के बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए ईडी की ओर से दलील दी गई थी, ईडी के वकील की ओर से, कि साहब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जमानत के जो प्रावधान है बहुत कठोर हैं, और वो कठोर प्रावधान जो है, मैंने कठोर है इसका मतलब है वो बेल देने से इनकार करते हैं, बेल को मतलब आसानी से बेल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, उसे बेल के लिए कठोर प्रावधान है, यानी बेल नहीं दिया जाना चाहिए ऐसा प्रावधान है लगभग। तो उसमें कहा गया कि इसमें एक महिला जो है उसको भी बेल का लाभ नहीं मिलना चाहिए, प्रावधान कठोर प्रावधान है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। तो कोर्ट ने कहा कि जो बेल का जो बेसिक लॉ है, जो जमानत के जो मूल प्रावधान है, उस मूल प्रावधान के अंतर्गत एक महिला को बेल दिया जाना जो है, यदि युक्तियुक्त है, उचित है, जस्टिफाइड है, तो उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाम लेकर के उस प्रोविजन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और उसने कहा था कि ऐसा करके जो ईडी है वो कानून का उल्लंघन ना करे, कानून के जो मूलभूत कानून है उसका पालन करे। इसी प्रकार से
अभी हाल में मद्रास हाई कोर्ट में जो ईडी के तरफ से खड़े हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर एस वी राजू साहब ने स्वीकार किया कि जहां पर ईडी कोई कार्रवाई करने के लिए किसी परिसर में पहुंची है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, अरेस्ट करने के लिए हो, कॉन्फिकेशन के लिए हो, अटैचमेंट के लिए हो, किसी भी कार्रवाई के अंतर्गत यदि किसी परिसर में यदि ईडी पहुंची है और वो परिसर बंद है ना, द कैंपस इज क्लोज्ड और प्रीमाइसेस इज क्लोज्ड, देन ईसी हैज नो राइट टू सील द प्रीमाइसेस। ये बात को किसने स्वीकार किया? ईडी के तरफ से पेश हुए वकील मिस्टर एस वी राजू ने, है ना। उन्होंने स्वीकार किया कि ईडी ने ऐसा किया है तो गलत है, हमें बंद परिसर को सील करने का अधिकार नहीं है ना? उसी प्रकार से ये तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का जो एक केस था, उस केस में भी इसने कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई निगम के ऊपर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं, है ना। वो तो सरकारी निगम है, तो सरकारी निगम के ऊपर आपको गिरफ्तार करने या उसके ऊपर आरोप लगाने की जो कार्रवाई है ईडी की कार्रवाई, ये सीमा का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से आप देखें तो बहुत सारे अभी हाल में एक मामला न्यूज में आया था कि रिलायंस कंपनी ग्रुप्स के कुछ 2 सीनियर वकील जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो सलाहकार थे, उसमें एक का नाम है मिस्टर वेणुगोपाल, दूसरे का नाम है मिस्टर अरविंद दातार। इन दोनों ने अपनी कंपनी को कुछ कानूनी सलाह दिए थे। ईडी ने इन दोनों को सम्मन जारी किया वकीलों को, है ना, कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत और भी डिफरेंट कानून के अंतर्गत आपने जो सलाह दी है उसके अंतर्गत आप भी एक प्रकार से मतलब आपने भी उसको उस कार्य को, उस आपराधिक कार्य को करने में सहयोग किया है। इनको सम्मन जारी किया, क्यों ना आप उपस्थित होकर के अपनी सफाई में या अपने पक्ष में या अपने आप आकर के अपना स्टेटमेंट दें। सुप्रीम कोर्ट अभी उसकी सुनवाई शुरू कर चुकी है, लेकिन एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इशारा किया है कि इस प्रकार से एक वकील को जो सम्मन देना है वो कुछ हद तक ईडी के द्वारा सीमा का उल्लंघन माना जा सकता है ना। अभी सहारा इंडिया के 2 लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की है, उसमें एक मिस्टर वेल्ली पेरुम्पिल अब्राहम और एक मिस्टर वर्मा। ये 2 लोगों ने सहारा इंडिया के कुछ आर्थिक मामलों पर उन्होंने एक प्रकार से सहारा को इंडिया को लाभ पहुंचाया, उसकी मदद की, आर्थिक जो उसके साथ में जो दिक्कतें चल रही है उस दिक्कतों को ये करने में, इसलिए इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई ईडी ने शुरू की है। तो अपन कुल मिलाकर के देखें तो ईडी की जो कार्रवाई है इसने एक प्रकार से आम जनता को और आर्थिक अपराधों से जुड़े हुए जो बड़ी हस्तियां थी उनको झकझोर कर रख दिया है, और आम जनता को एक प्रकार से उन्होंने एक संदेश दिया है कि बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेस आइकॉन, बड़े से बड़ा बिग शॉट भी ईडी के कार्रवाई से नहीं बच सकता है ना। यदि उसने कोई आर्थिक अपराध किया है, यदि उसने कोई आर्थिक घोटाला किया है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालयों ने यह भी संकेत दिया है कि ईडी चूंकि एक सरकारी एजेंसी है, इसलिए उसको कानून के दायरे पर ही रह करके काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं ईडी से संबंधित अपनी इस बात को आज आपके सामने समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ ये जो 3-4 बैठकें हुई है उसमें हमने मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत सार्थक चर्चा की है, यदि थोड़ा बहुत भी मैं ईडी के बारे में आपको बताने में सफल रहा हूँ तो हमारी ये बैठक सफल है ऐसी मानी जाएगी। आपने मुझे बहुत सहयोग किया, मेरे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू फॉर योर नाइस कोऑपरेशन, लव एंड अफेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।